गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज व्याकरण से इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण खंड से पाठ 12 चैप्टर 12 अविकारी शब्द बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। अविकारी शब्द या अवयव, इसको अवयव भी बोलते हैं। तो अवयव या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन ना आए या कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। फिर से, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अवयव कहते हैं। जैसे बच्चे अचानक फिसल गए, नाना जी धीरे धीरे चलते हैं, नीलिमा अचानक आ गई, नानी जी धीरे धीरे खाना खाती हैं। तो ये है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण। पहला है क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द का पहला है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम और सीता धीरे धीरे चलते हैं। कैसे चलते हैं? चलने का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे है क्रिया विशेषण। तो जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करें, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। हिरण तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। तो तेज शब्द क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण। माँ प्रतिदिन समाचार पढ़ती है। कैसे पढ़ती है? प्रतिदिन पढ़ती है। तो इन वाक्यों में तेज, धीरे धीरे, प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद अब आपको बता रहे हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के क्या 4 क्रिया विशेषण के क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है।
जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने का समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, आज, अभी, परसों, प्रतिदिन, लगातार, प्रातः, सायं आदि। इससे क्या पता चलता है? समय के बारे में पता चलता है। जिन शब्दों से क्रिया के समय का ज्ञान हो, समय का बोध हो, समय ज्ञात हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सौरभ रात भर पढ़ता रहा, रात भर कालवाचक क्रिया विशेषण है। पहरेदार कभी कभी आता है, कभी कभी। समय क्या है? कभी कभी, कालवाचक क्रिया विशेषण। सारिका हमेशा अपने विचारों में खोई रहती है, हमेशा, हमेशा जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। लड़का देर से विद्यालय पहुंचा, देर से, जो देर से शब्द है वो समय को बता रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण। आपको अभी जाना चाहिए, अभी, अभी शब्द कालवाचक। मामा जी कल दिल्ली जाएंगे, कल, समय क्या है? कल, तो ये कल है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इन वाक्यों में हमने देखा देर से, कल, अभी क्रियाओं की समय संबंधी विशेषताएं पता चल रही हैं, अतः ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण है। आई बात समझ में? किताब में भी ये बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं। अब दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा बता रहे हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि इसका नाम है, आप तुरंत समझ जाएंगे, स्थान के बारे में जानकारी हो रही है इसमें। तो जिन शब्दों से हमें क्रिया के स्थान का पता चले, यानी किस स्थान पर क्रिया हो रही है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से, जिन शब्दों से हमें क्रिया के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, हैं, इधर, उधर, आसपास, कहाँ, दूर, निकट, चारों तरफ। ये सब क्या है? स्थान के बारे में बता रहे हैं। ये सारे शब्द स्थान सूचक शब्द है। अतः ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका कुछ उदाहरण और देखें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। मैं उन्हें बाहर निकालता हूँ, बाहर, कहाँ निकालता हूँ? बाहर निकालता हूँ। बाहर स्थान है ना, तो बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चिड़िया ऊपर उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है? ऊपर, ऊपर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। हम उधर नहीं जाएंगे, किधर नहीं जाएंगे? उधर, उधर शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए, सरोवर निकट ही है, निकट, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जावेद यहाँ रहता है, यहाँ, यहाँ शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण। भिखारी नीचे बैठ गया, कहाँ बैठ गया? नीचे, नीचे शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में हमने देखा निकट, पहले उदाहरण में सरोवर निकट ही है, मतलब निकट। जावेद यहाँ रहता है, यहाँ शब्द देखें। भिखारी नीचे बैठ गया, नीचे शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, नेक्स्ट। तो हो गया तीसरा। तीसरा है, देखिए,
परिमाणवाचक क्रिया से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन किसे कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया के कम या अधिक होने संबंधी परिमाण का पता चलता है। जिन शब्दों से क्रिया के कम या अधिक होने संबंधी परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, कुछ, खूब, काफ़ी, पर्याप्त। ये जो शब्द हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के सूचक हैं। तो इसके कुछ और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। मुझे तबला बजाना कुछ कुछ आने लगा है, थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो कुछ कुछ क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अधिक मत बोलो, अधिक शब्द है, परिमाण को बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत परिमाण को बता रहा है, कैसा रो रहा है? बहुत रो रहा है। तो ये बहुत शब्द क्या है? इन वाक्यों में हम देखते हैं क्रियाओं की मात्रा का या परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो उतना खाओ जितना जरूरी है, उतना और जितना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ खा लो, भूखे रहना ठीक नहीं है। कुछ शब्द है, परिमाण के बारे में बता रहे हैं। बच्चों को दूध ज्यादा नहीं पीना चाहिए, बच्चों को दूध ज्यादा पीना चाहिए, बच्चों को दूध ज्यादा पीना चाहिए, ज्यादा शब्द परिमाण को बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण। तो इन वाक्यों में हमने देखा उतना, जितना, कुछ और ज्यादा शब्द क्रिया की मात्रा को बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और अंत में हम बताते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये आखिरी रीति जैसे कि इसका शीर्षक है, रीति यानी तरीका, ढंग, विधि। ये रीति शब्द के अर्थ है। रीति शब्द का अर्थ है ढंग, रीति शब्द का अर्थ है तरीका, रीति का अर्थ है विधि। तो जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग, क्रिया के होने का तरीका, क्रिया के होने की विधि का बोध होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। सिंह चुपचाप पड़े रहते हैं, चुपचाप शब्द रीतिवाचक है। घोड़ा तेज भागता है, तेज शब्द रीतिवाचक है। तो हरीश जोर जोर से बोलता है, कैसे बोलता है? जोर जोर से बोलता है। तो इन शब्दों से हमें कैसे, जैसे हम बोलेंगे सिंह चुपचाप पड़े रहते हैं, सिंह कैसे पड़े रहते हैं? चुपचाप पड़े रहते हैं। तो कैसे शब्द लगाकर भी तुम इसके बारे में जान सकते हो। घोड़ा तेज भागता है, घोड़ा कैसे भागता है? कैसे शब्द लगा दिया, तेज भागता है। तो तेज क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें देखो अचानक, शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, झूठ, सच,
सचमुच, धीरे धीरे, तेज ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी होती है। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। खरगोश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। तो तेज शब्द क्रिया विशेषण। लता मधुर गाती है। लता कैसे गाती है? मधुर गाती है। तो मधुर शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब हम दूसरा आपको बता रहे हैं, संबंध बोधक अभिकारी शब्द। संबंध बोधक। संबंध बोधक अधिकारी। तो संबंध बोधक में वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ हमको बताते हैं। फिर से, संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ हमको बताते हैं। जैसे, मोहित से पहले राहुल घर आया। बच्चों के बिना घर सूना लगता है। बच्चों के बिना घर सूना लगता है। नरेश मित्रों सहित आगरा गया है। नीरज राहुल से अधिक बुद्धिमान है। पिताजी दादाजी के लिए छड़ी लाए। वृक्ष के नीचे राहगीर विश्राम करता है। तो ये इसमें देखिए, से पहले, के बिना, के लिए, सहित, से अधिक, के नीचे, ये जो शब्द हैं ये संबंध को बताते हैं। नरेश मित्रों सहित आ गया। किसके साथ? मित्रों के साथ हैं। तो संबंध है ना मित्रों के साथ हैं। तो कुछ संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो पास, दूर, नीचे, ऊपर के विपरीत, अनुकूल में भी हमको जानकारी देते हैं। संबंध बोधक जो होता है, जैसे पिताजी घर के भीतर है, ये संबंध बोधक। घर कहाँ है? घर के भीतर है। विद्यालय के आगे मंदिर है। विद्यालय के आगे मंदिर है, ये संबंध बोधक है। चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा है, ये संबंध बोधक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के साथ प्रकट करते हैं। हाँ, अब हम आपको बता रहे हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक इसको योजक भी बोलते हैं। कंजक्शन जिसको बोलते हैं। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो अभिकारी शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या
योजक कहते हैं। फिर से बता रहे, जो अविकारी शब्द दो शब्दों को या दो वाक्यों के अंशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों भाई, यहाँ राम और लक्ष्मण के बीच में और शब्द आया है और ये जो और शब्द है ये दो राम और लक्ष्मण शब्द को जोड़ रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक है। आप चाय पिएंगे अथवा कॉफी, तो इसमें देखो चाय और कॉफी के बीच में अथवा शब्द आया है और ये अथवा योजक शब्द है। अच्छा, क्रिकेट का मैच नहीं हो पाया क्योंकि वर्षा होने लगी, तो ये एक शब्द है। क्रिकेट का मैच नहीं हो पाया एक शब्द है, एक वाक्य है। वर्षा होने लगी दूसरा वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को क्योंकि योजक के द्वारा जोड़ा गया है, अतः यहाँ पर क्योंकि क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा। राहुल बहुत परिश्रम कर रहा है ताकि परीक्षा में पास हो सके। इसमें देखिए राहुल बहुत परिश्रम कर रहा है, एक वाक्य है। परीक्षा में पास हो सके दूसरा वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को क्योंकि हैं या ताकि परीक्षा में पास हो गए, ताकि शब्द से, योजक शब्द से जोड़ा गया है। ठीक है। अच्छा, कि कई ने भरत के लिए सिंहासन मांगा, कि कई ने भरत के लिए सिंहासन मांगा लेकिन राम के लिए वनवास। दो वाक्य देखिए, कि कई ने भरत के लिए वनवास मांगा एक वाक्य है, राम के लिए वनवास दूसरा वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को लेकिन योजक से जोड़ा गया है या जोड़ा जा रहा है, अतः ये योजक है या समुच्चय बोधक है। तथा, और, एवं, इत्यादि, यद्यपि, तथापि, हैं, ताकि, लेकिन, अथवा, या, ये सब जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अच्छा, राधा और श्याम ने कपड़े सुखाए, राधा और श्यामा ने कपड़े सुखाए, और सब कंजक्शन है। महेश का घर आया और महेश घर आया और सो गया, और सब कंजक्शन है। मैं शहर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ कुछ काम मिल सकता है, क्योंकि समुच्चय बोधक है। हमें जल्दी सोना चाहिए ताकि हम जल्दी उठ सकें, तो ताकि शब्द जो है वो यहाँ पर समुच्चय बोधक है। पहले स्नान करेंगे या भोजन करेंगे, या शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक है। पहले स्नान करेंगे ये एक वाक्य है, दूसरा वाक्य भोजन करेंगे, और उन दोनों वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया है, या। तो ये या शब्द है, क्या है, समुच्चय बोधक है। तो समुच्चय बोधक दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। दो शब्दों, दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद यहाँ बताया गया, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण मतलब जो अवयव दो या दो से अधिक समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मदन, गोपी और रहीम मैदान में खेल रहे हैं, गाड़ी चल रही थी तथा सभी मुसाफिर सो रहे थे। मैं संस्कृत या फ्रेंच पढ़ना चाहता हूँ। मदन परिश्रमी है किंतु असफल हो जाता है। इन वाक्यों में देखो और तथा या और तथा या किंतु दो या दो से अधिक समान शब्दों का वाक्यों को शब्दों और वाक्यों को जोड़ रहे हैं, शब्दों के वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा है
व्याधिकरण समुच्चय बोधक। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य से क्या, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उस उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयव को व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे चोर पकड़ा गया क्योंकि पुलिस ने उसे पहचान लिया था। राधा के भाई की शादी है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। मधुर बहुत मेहनत करता रहा है ताकि वो प्रथम श्रेणी में पास हो सके। यदि आप बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊँगा। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कभी कारण, कभी कर्ता, कभी उद्देश्य का स्वरूप ले लेते हैं। ये कि, क्योंकि, मानो, ताकि, इसलिए, यदि, यद्यपि, तथापि, ये जो शब्द हैं ये शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब चौथा देखिए, विस्मयादि बोधक। जैसे कि इसका नाम तुमको पता चला है, विस्मयादि बोधक, यानी आश्चर्यचकित करने वाला। वे अविकारी शब्द जो आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए, वे अविकारी शब्द जो आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। हाय वह गिर गया, दुख का बात है। हाय वो मर गया, शोक का बात है। अरे तुम भी पास हो गए, आश्चर्य की बात है। शाबाश आप लोगों ने मैच जीत लिया, शाबाशी की बात है। अरे इतनी लंबी रस्सी, आश्चर्य की बात। अरे इतना बड़ा सांप, आश्चर्य की बात है। सावधान, आगे डाकू अंगुली मार रहता है। तो यहाँ पर मतलब आश्चर्य का भाव बताया जा रहा है। छी यहाँ कितनी गंदगी है, घृणा का भाव यहाँ बताया जाता है। जो इस प्रकार जो अविकारी शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, शोक, कष्ट, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। वाह क्या बात है, शाबाश तुमने कमाल किया, ये हर्ष है, प्रसन्नता है इसमें। अरे तुम गिर गए, आश्चर्य थोड़ा, गिरने वाले तो नहीं थे, कैसे गिर गए। अच्छा, तो इस प्रकार ये विस्मयादि बोधक। और अंत में है निपात, पांचवा है निपात। ये आपके लिए नया विषय है, इसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। निपात वे अविकारी शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बात को बल प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। फिर से सुनिए, वे अविकारी शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बात में बल देने के लिए लगाए जाते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे मुझे मात्र 2 रुपए चाहिए, मात्र शब्द क्या है, ये निपात है। आप कुछ तो खा लेते हैं तो शब्द निपात है।
मैं कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूं तक, रेखा भी होती तो बहुत मजा आता भी। तो ये जो है शब्द ये निपात कहलाते हैं। तो इस प्रकार अभी अभी हमने आपको अविकार्य शब्द के बारे में विस्तार से पढ़ाया है, समझाया है। अब इसको आप खुद पढ़िए, किताब में जो दिया है उसको पढ़िए और इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर पेज नंबर 118 में दिए हैं उसको बनाइए। ग्रामर के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्कूल से भेज दिए गए हैं, आपके मोबाइल में सारे उत्तर हैं। उद्भव किताब के सारे लेसन के प्रश्नोत्तर भेज दिए गए हैं। ये जो ग्रामर तुम्हारी किताब है, ये देखिए, इस किताब के भी सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको भेज देंगे। आप पहले बिना देखे बनाइए और उसके बाद चेक कीजिए आपने सही बनाया या गलत बनाया। जो गलती होगी उसको सुधार लो और जो नहीं बन पा रहा है उसको आंसर शीट देख के आप बना लीजिए। आपका प्रश्नोत्तर कार्य किताब में जो करने का है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि आंसर आपके पास है। इस प्रकार सभी पाठ जो हमने पढ़ा दिए, प्राय सभी हमने पाठ लेसन पढ़ा दिए, तो सभी पाठों का प्रश्नोत्तर आपकी किताब में होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। आप हर दिन अभ्यास कीजिए, हर दिन एक लेसन बनाइए, आपका बन जाएगा, कोई कठिन नहीं। पढ़ो और लिखो। पढ़ाई करने के साथ साथ आप लिखने का काम जारी रखिए तो आपको कोई परेशानी नहीं। तो ये जो लेसन है, ये लेसन इस प्रकार समाप्त हुए हैं। अब हम आपको आगे जो नया लेसन है वो बताएंगे। इस लेसन से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें 7894945066 में कॉल करके हमसे किसी प्रकार की सहायता मांग सकते हैं। हमने आपको वाक्य पढ़ा दिया, रिवीजन में फिर से बताएंगे, इसके अलावा भी विराम। तो ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।